साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग देख रहे हैं पीसीएस 2023 और समीक्षा अधिकारी 2022-23 प्री प्लस मेंस जो भी होगा एग्ज़ाम्स, उसके लिए टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा 7वां टेस्ट है। अगर आपने 6 टेस्ट नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। इसके पैरेलल हिंदी का भी टेस्ट चल रहा है। हिंदी का एक टेस्ट हुआ है, 4 टेस्ट जीएस के होंगे और फिर उसके बाद एक टेस्ट हिंदी का होगा। इस तरह हमारे हिंदी और जीएस के टेस्ट पैरेलल चल रहे हैं। साथ ही साथ हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है यूपीएससी के लिए, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो शेयर कर दीजिएगा जिससे आपके दोस्तों को भी ये टेस्ट सीरीज मिल जाए। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। 2-3 पीडीएफ मैं भेज दिया हूं, जो इसके पहले टेस्ट हो चुके हैं उनकी पीडीएफ मैंने भेज दी है, ठीक। और ये भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले सारे वीडियोस मिलते रहें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। आज के प्रश्न जो है 76 से लेके 110 तक के प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है, ठीक है। जैसा मैंने कल के वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में, कि जो है 75 तक के प्रश्नों को उसमें शामिल किया गया था और आगे 76 से लेके 110 तक के प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया जाएगा। फिर 111 से लेके 150 तक के अगले वीडियो में, ठीक है। उसके बाद हिंदी का टेस्ट होगा। तो इस तरह हमारे टेस्ट भी होंगे। देखिए 150 प्रश्न इसलिए भी नहीं करवाए जा रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बोरिंग भी लगेगा। इससे बेहतर यह है कि कम प्रश्नों को सॉल्व करें और बेहतर तरीके से सॉल्व करें। पीडीएफ इसलिए दे रहे हैं कि जिससे आप खुद से मूल्यांकन कर सकें कि आप कितने प्रश्नों को सही कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको आंसर चेक करना है कि उसका सही आंसर क्या होगा, तो मेरे चैनल के माध्यम से उसका आंसर मिल जाएगा। आप आइए, वीडियो देखिए और आपको एक्सप्लेनेशन सहित वीडियो बताया जा रहा है, उसको देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। अगर किसी प्रश्न में किसी कारणवश भूल होती है तो वो मानवीय भूल है। आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कि इस प्रश्न में मुझसे ये भूल हुई है, ठीक है। उसको सुधार करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कारकों पर विचार करें, ठीक है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, सभी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान सभी उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। सभी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान सभी उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। पहला कथन हमारा सही है, ठीक है। दूसरा कथन है, किसी अभिक्रिया में ना तो नए परमाणु बनते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। बिल्कुल सही है। जब कोई अभिक्रिया होती है उसमें ना तो नए परमाणु बनते हैं ना ही नष्ट होते हैं, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। चलिए, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दोनों सही। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, स्टर्लिंग चांदी में चांदी का हिस्सा कितना होता है? जो स्टर्लिंग चांदी होती है उसमें चांदी का हिस्सा कितने प्रतिशत होता है, ठीक है। तो अगर आपने ये पढ़ा होगा तो उसमें जो है चांदी का हिस्सा होता है लगभग 92.5% होता है स्टर्लिंग चांदी में चांदी का हिस्सा, ठीक। और तांबे का हिस्सा बाकी 7.5% पाया जाता है। उसी में स्टर्लिंग चांदी में 7.5% क्या होता है? तांबा होता है, ठीक है, तांबा होता है। बाकी 92.5% चांदी होती है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? तो ऐसी कौन सी धातु है जो सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है, जो नीचे दी गई धातु है? तो इसमें सर्वाधिक जो है प्रतिक्रियाशील होती है स्ट्रांसियम। कौन सी? स्ट्रांसियम, ठीक है, जो ऑप्शन में दिए गए हैं, ठीक। स्ट्रांसियम सबसे प्रतिक्रियाशील होती है। अब अगर हम जो है बात करें
कि सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातुओं में पहले नंबर पे कौन आएगा, तो मैं सब एक सूची है मेरे पास, मैं उसके नाम बता देता हूँ तो आप लोग जान जाएंगे। जहाँ तक मुझे आइडिया है कि सबसे पहले नंबर पे पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम, फिर बेरियम, फिर स्ट्रांसियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जस्ता, क्रोमियम, लोहा, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, सीसा, सुरमा, विस्मुट, तांबा, पारा, चांदी, सोना, प्लैटिनम, अंत में प्लैटिनम होता है। ठीक है, जो पोटेशियम होता है और साथ साथ कैल्शियम होता है, ये जल के साथ प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, जल के साथ। कौन सा? पोटेशियम और कौन सा? कैल्शियम। पोटेशियम और कैल्शियम ये दोनों जल के साथ जो है क्रिया करते हैं। ठीक, और जो मैग्नीज है और साथ साथ जो है कौन सा? मैग्नीज के अलावा सीसा अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। मैग्नीज और सीसा जो है, मैग्नीज और सीसा जो है, ये जो है किसके साथ अभिक्रिया करते हैं? अम्ल के साथ। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है कभी कभी। और सुरमा और साथ साथ सुरमे के अलावा प्लैटिनम, ये अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं। ये धातु हैं। ठीक है, धातु से अधिक जो है अभिक्रियाशील होते हैं। तो इन धातुओं में सबसे अधिक कौन सा है? स्ट्रांसियम है। ठीक, ये याद रखिएगा। जैसे मैंने बताया कि पोटेशियम और कैल्शियम जल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और मैग्नीज प्लस सीसा जो है अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, जो मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा और जितना एक्सप्लेनेशन बताता हूँ एग्ज़ाम में वही पूछा जाता है, इसलिए प्रश्न जब मैं बोलता हूँ और उसका उत्तर बताता हूँ तो ध्यान से सुनिएगा, जिससे आप सही आंसर कर पाएँ। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है, तो सूची मिलाते हैं। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो कहाँ यूज़ किया जाता है? वो एनेस्थीसिया में यूज़ किया जाता है। कहाँ? एनेस्थीसिया में यूज़ किया जाता है। फिटकरी का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो फिटकरी का उपयोग जल शोधन में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? जल शोधन में। ठीक, एल्यूमिनियम सल्फेट का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो अग्निशामक में किया जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट। और सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। ठीक, याद रखिएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी की सतह में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऐसा कौन सा तत्व है जो पृथ्वी की सतह में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? वो है सिलिका। ठीक है, सिलिका सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कितना? 27.7%। ठीक है, 27.7% सिलिका पाई जाती है। हाइड्रोजन कितनी पाई जाती है अगर पूछ ले तो हाइड्रोजन 0.0 पॉइंट है ये। ठीक है, 14, ये 0 है, ये पॉइंट है, 14%। ठीक है, कैल्शियम अगर पूछ ले तो कितना पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है 3.6%। ठीक है, 3.6% ये पॉइंट है। और उसके बाद अगर पूछ ले लोहा कितना पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है 5%। कितना? 5%। और सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाई जाती है। अगर पूछ ले सबसे ज़्यादा क्या है तो ऑक्सीजन है। कितने %? तो ऑक्सीजन पाई जाती है 46.6%। ये क्या पूछ रहा है? पृथ्वी की सतह में कौन सा तत्व सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ठीक है, प्रश्न को समझिए। तो जैसा आपने एक्सप्लेनेशन देखा, सिलिका इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है कौन सा युग्म हमारा?
तो इसमें जो है विटामिन B1 थायमीन होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन B3 नियासिन होता है, वो भी सही है। विटामिन B9 टोकोफेरॉल नहीं होता, बल्कि विटामिन B9 होता है। विटामिन B9 को क्या बोलते हैं? विटामिन B9 को बोलते हैं फोलिक एसिड। क्या? विटामिन B9 होता है हमारा फोलिक एसिड, फोलिक एसिड। और टोकोफेरॉल कौन सा विटामिन होता है? तो वो होता है विटामिन ई। कौन सी? विटामिन ई। विटामिन ई को टोकोफेरॉल बोलते हैं, ठीक है। विटामिन ई को टोकोफेरॉल बोलते हैं, याद रखिएगा। और विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन होता है, ठीक। तो हमारा डी भी सही है, तो हमारा सी गलत है। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सी। विटामिन B9 होता है फोलिक एसिड और टोकोफेरॉल होता है विटामिन ई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा आनुवांशिक विकार नहीं? आनुवांशिक विकार कौन सा नहीं होता? जेनेटिक डिसऑर्डर जिसे कहते हैं इंग्लिश में। जेनेटिक डिसऑर्डर जो है रतौंधी नहीं है इसमें, ठीक है। रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से। कौन सी विटामिन? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ये कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि थैलेसीमिया, कैंसर और ब्लाइंडनेस जो होती है वो आनुवांशिक विकार है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। अगला प्रश्न है हमारा, सिकल सेल एनीमिया गुणसूत्रों के किस जोड़े में विसंगति के कारण होता है? तो सिकल सेल एनीमिया 11वें ऑटोसोमल क्रोमोसोम में बदलाव के कारण होता है। 11वें ऑटोसोमल क्रोमोसोम में बदलाव के कारण होता है, ठीक। 21वें में ऑटोसोमल क्रोमोसोम में विसंगति के कारण होता है डाउन सिंड्रोम। क्या होता है? डाउन सिंड्रोम, ठीक। तो ये है। पटाउ सिंड्रोम होता है 13वें जोड़े में ऑटोसोमल क्रोमोसोम से जुड़ने के कारण। तो 13वें में होता है पटाउ सिंड्रोम, ठीक, सिंड्रोम। और 12वें में होता है ऑटोसोमल 12वें में होता है फेनिकेटोनुरिया। क्या होता है? फेनिकेटोनुरिया, ठीक है। फेनिलकेटोनुरिया होता है 12वें में। तो ये हमने जाना कि जो है सिकल सेल एनीमिया गुणसूत्रों के किस जोड़े में विसंगति के कारण होता है? 11वें में। 13वें में क्या होता है? पटाउ सिंड्रोम। 21वें में होता है डाउन सिंड्रोम और 12वें में होता है फेनिलकेटोनुरिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आत्म केंद्रित पूछ रहा है, ठीक है। विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस, सिर्फ जागरूकता दिवस नहीं पूछ रहा है, आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस पूछ रहा है। तो ये हर साल जो है 2 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन हमारा सही है पूछ रहा है। कथन दिया गया है कि इंटरफेरान हमारे शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा का हिस्सा है। बिल्कुल सही है। इंटरफेरान जो होता है वो हमारे जो है शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा का हिस्सा होता है। दूसरा कथन है, इंटरफेरान बैक्टीरिया और वायरस दोनों के खिलाफ काम करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि जो है इंटरफेरान वे प्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर द्वारा वायरस के खिलाफ प्राकृतिक रक्षा के रूप में उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार इंटरफेरान केवल वायरस के विरुद्ध सक्रिय होते हैं। किसके विरुद्ध? केवल वायरस के विरुद्ध, बैक्टीरिया के विरुद्ध नहीं होते हैं, ठीक है। मानव शरीर में ल्यूकोसाइट्स द्वारा इंटरफेरान का उत्पादन किया जाता है। किसके द्वारा? ल्यूकोसाइट्स, ये जानना जरूरी है।
ल्यूकोसाइट्स के द्वारा जो है इंटरफेरॉन का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित तो नहीं है? ऐसा कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है लाल रक्त कणिकाएं जिसका जीवन काल 120 दिन होता है, बिल्कुल सही है। श्वेत रक्त कणिकाओं का जो है जीवन काल 90 दिन नहीं होता है। श्वेत कणिकाओं का औसत जीवन काल होता है 12 से 20 दिन। कितना? 12 से 20 दिन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। कितना होता है? तो 12 से 20 दिन तक इनका जीवन काल होता है। और प्लेटलेट्स का 5 से 9 दिन होता है, तो ये भी सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सही नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दूसरा सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी हड्डी को जोड़ता है? ठीक, तो जो स्नायु बंधन होता है यानी लिगामेंट, वो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, स्नायु बंधन यानी लिगामेंट जो है, लिगामेंट जो दिया गया है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, अगर हिंदी समझ में ना आए, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में एक तरफ स्नायु बंधन दिखा रहेगा, एक तरफ लिखा रहेगा इंग्लिश में लिगामेंट, तो हमको याद रखना है कि स्नायु बंधन किसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक सामान्य व्यक्ति औसतन 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? सांस लेता है पूछा जा रहा है। अच्छा, तो एक व्यक्ति औसतन 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। ठीक है, कितनी बार? 16 से 18 बार सांस लेता है। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो सामान्य से अधिक तेजी से सांस ले सकता है। ठीक, तो उसकी संख्या बढ़ भी सकती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भोजन और सांस की हवा के लिए सामान्य मार्ग को क्या कहा जाता है? जो भोजन और सांस की जो मार्ग होती है हमारे शरीर में, उसको क्या कहा जाता है? उसको ग्रसनी कहा जाता है। ठीक है, भोजन और सांस लेने के लिए उपयुक्त सामान्य मार्ग को ग्रसनी कहा जाता है। एपिग्लाटिस जो होता है, ये एपिग्लाटिस जो होता है वह भोजन को श्वसन पथ में प्रवेश करने से रोकता है। ठीक है, अगर मान लो हम खाना खा रहे हैं तो जो है एपिग्लाटिस हमारा बंद हो जाता है, हम नाक से सांस लेते हैं, मुंह से जो खाना अंदर जाता है तो एपिग्लाटिस जो होता है हमारे श्वास नली में, ठीक है, ग्रसनी के पास, तो वो बंद हो जाती है। नहीं तो हमारी क्या हो जाएगी? श्वास नली में हमारा भोजन चला जाएगा। स्वर यंत्र जिसे वॉयस बॉक्स कहा जाता है, स्वर यंत्र जो होता है उसे वॉयस बॉक्स कहा जाता है। ठीक है, गले को शेष श्वसन प्रणाली से जोड़ता है। ठीक है, स्वर यंत्र जो है गले को शेष श्वसन प्रणाली से, श्वास नली से जोड़ता है। ठीक, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से गैर नियोजित व्यय हैं? गैर नियोजित, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? ठीक है, तो इकोनॉमिक्स अगर आपने ज़रा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि गैर नियोजित व्यय कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पेंशन होते हैं और साथ साथ होते हैं सब्सिडी। विद्युत उत्पादन और सड़कों का निर्माण ये गैर नियोजित व्यय नहीं होते। ठीक, सरकार द्वारा गैर उत्पादक क्षेत्रों पर किए गए सभी व्यय को गैर योजनाबद्ध व्यय कहा जाता है। उदाहरण के लिए वेतन, पेंशन, सब्सिडी, ऋण, ब्याज भुगतान आदि। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में जैसे सरकार पहले से जो है नियोजित तो करती है नहीं कि इसमें इतना खर्चा होगा। सड़क निर्माण के लिए जैसे लागत जो लगती है वो लगती है, लेकिन पेंशन और सब्सिडी का जो है कोई खाका तैयार नहीं होता है। साल में कई लोग बढ़ जाते हैं पेंशन के लिए या सब्सिडी के लिए। ठीक, तो ये गैर नियोजित व्यय होते हैं। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, 2 और 3 सही। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पर विचार करें। ठीक है,
मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपरोक्त में से कौन से तरीके अपनाए गए हैं? ठीक, तो इसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो तरीके अपनाए जाते हैं वो होते हैं कौन से? नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, केवल दूसरा सही है। अच्छा, केवल दूसरा सही है। मुद्रास्फीति को, जो इन्फ्लेशन होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई द्वारा कई स्टेप अडॉप्ट किए जाते हैं। तो नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है, इंक्रीज इन CRR कैश रिजर्व रेशियो में जो है वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए राजकोषीय उपाय कौन कौन से हैं? सरकार व्यय में कमी करती है, करों में वृद्धि कर देती है, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन करती है, ठीक है, माल का अधिक मूल्यांकन करती है। ये सारी विधियां होती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में भाषाएं शामिल भाषाएं हैं। जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें कौन कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी? तो उसमें शामिल की गई थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। ठीक है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, सिंधी को शामिल किया गया था जो है 21वें संविधान संशोधन से। ठीक है, 21वें, जो कि हुआ था 1967 में। कब? 1967 में। ठीक, तो मैं बता देता हूँ, शुरू में केवल 14 भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया था। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी को शामिल किया गया। फिर होता है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। फिर होता है 92वां संशोधन अधिनियम 2003, जिसमें बोडो, टोगरी, संथाली और मैथिली को शामिल किया गया। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में हमारे 22 भाषाएं हैं। ठीक है, संविधान में शामिल, जिसके द्वारा यूपीएससी में 22 भाषाओं में एग्ज़ाम लिया जाता है। ठीक, साथ साथ जो है 22 भाषाओं में आप मेंस लिख सकते हैं किसी एक भाषा को चुन के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है? ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा नहीं है? तो वो है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में विधानसभा नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? पहला हमारा कथन दिया गया है, हाल ही में भारत के संविधान का ओक-चिकी लिपि में अनुवाद किया गया है। बिल्कुल सही है, भारत का जो संविधान है उसका ओल चिकी लिपि में अनुवाद किया गया है। ठीक है, ऑल चिकी स्क्रिप्ट। ठीक है, रिसेंटली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू ऑल चिकी स्क्रिप्ट। ठीक, आगे है, भारत में संतली लिखने के लिए ऑल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है, संतली भाषा लिखने के लिए ऑल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। ऑल चिकी लिपि का विकास पंडित रघुनाथ मुर्मू 1925 में किया गया है। ठीक है, यह भी सही है, और जो ऑल चिकी लिपि होता है उसका विकास पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था 1925 में। ठीक है, तो हमारे तीनों ऑप्शन सही है, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 2 3। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक राज्य विधानमंडल में एक विधेयक पर असहमति को हल करने के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान किसके लिए उपलब्ध है? ठीक, एक राज्य विधानमंडल में एक विधेयक पर असहमति को हल करने के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान किसके लिए उपलब्ध है? तो यह उपलब्ध होता है उपरोक्त में से कोई नहीं, इन तीनों में से कोई नहीं है, बल्कि मैं बता देता हूँ, संविधान राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के बीच किसी विधेयक पर असहमति को हल करने के लिए
दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था प्रदान नहीं की गई है। ठीक है, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं होती है। दूसरी ओर एक साधारण विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच असहमति को हल करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त स्थापना का प्रावधान संविधान में दिया हुआ है। इसके अलावा जब कोई विधेयक परिषद में उत्पन्न हुआ हो और विधेयक को भेजा जाए और बाद में विधानसभा द्वारा खारिज कर दिया जाए तो वह विधेयक वहीं पर समाप्त माना जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो जब राज्य विधानमंडल में एक विधेयक पर असहमति को हल करने के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, ठीक है, नहीं है, लेकिन राज्यसभा और लोकसभा के लिए है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। पहला कथन है हमारा कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति जो होती है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से अधिक व्यापक है। बिल्कुल सही, राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से अधिक व्यापक है। क्यों? क्योंकि क्षमादान की देने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है, ना कि राज्यपाल के पास होती है। ठीक है, अनुच्छेद 161 राज्यपाल को क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। राज्यपाल जो है मृत्यु दंड को निलंबित या किसी और दंड में परिवर्तित कर सकता है, ये है 161 में। राज्यपाल मौत की सज़ा को रोक सकता है, तो तीसरा भी सही है, मौत की सज़ा को रोक सकता है लेकिन उसमें जो है परिवर्तित कर सकता है मौत की सज़ा को, बस इतना उसके अंदर शक्ति होती है। तो हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने के लिए संसद की शक्ति से संबंधित है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो राज्यसभा की दो अनन्य शक्तियाँ अनुच्छेद 249 और 312 जो है के तहत ये दी गई है, तो 312 इसमें हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद ये पूछा है केंद्र और राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने के लिए संसद की शक्ति 312 से संबंधित है। ठीक है, और जो है अनुच्छेद 249 में संसद को राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 312 में संसद को केंद्र और राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए अधिकृत कर दिया गया है। ठीक है, तो राज्यसभा की ये दो अनन्य शक्तियां हैं, अनुच्छेद 249 और 312, ये राज्यसभा की जो है अनन्य शक्तियां हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन का चयन करें। ठीक है, गलत कथन इसमें से चुनना है। हमारा पहला कथन है कि संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, जो संविधान संशोधन विधेयक होता है उसको संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। दूसरा, इसे केवल मंत्री ही पेश कर सकते हैं। गलत। क्यों गलत है? क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक मंत्री या फिर किसी भी गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता भी नहीं होती है। ठीक, अगर संविधान संशोधन विधेयक है तो उसको अगर सदन में पेश करना है तो उसको लेके राष्ट्रपति की अनुमति भी आवश्यक नहीं होती है। तीसरा है, संविधान संशोधन विधेयक मामले में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं। बिल्कुल, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है, तो हमारा डी भी सही है। ठीक है, जो संविधान संशोधन विधेयक होता है उसमें राष्ट्रपति अपनी सहमति के लिए बाध्य होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी गलत है। पूछा था कौन सा कथन गलत है, तो बी गलत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा प्रश्न है जो हमारा सही सुमेलित नहीं है। पहला है भाग 20 संविधान संशोधन, बिल्कुल सही है। भाग जो है 20 हमारा संविधान संशोधन से संबंधित है।
भाग 18 है आपातकालीन प्रावधान, बिल्कुल सही है। ठीक, उसके बाद दिया है भाग 4 का ए मौलिक कर्तव्य, ये भी सही है। भाग 10 चुनाव से संबंधित नहीं है, बल्कि भाग 10 संबंधित है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। क्या? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। ठीक, और चुनाव संबंधित है, चुनाव संबंधित है भाग 15 से। किससे? भाग 15 से। याद रखिएगा, चुनाव का संबंध भाग 15 से, तो हमारा ऑप्शन डी गलत है, यही सुमेलित नहीं है। भाग 10 का संबंध है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से, और भाग जो है 15 का संबंध चुनाव से है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची में किस पद का शपथ और प्रतिज्ञान शामिल नहीं है, पूछा है। तो किस पद का प्रतिज्ञान शामिल नहीं है? तो वो है राष्ट्रपति। ठीक है, ये तीसरी अनुसूची में पूछ रहा है, तीसरी अनुसूची में किस पद का शपथ और प्रतिज्ञान शामिल नहीं है? तो राष्ट्रपति के पद का जो है शपथ और प्रतिज्ञान शामिल नहीं है। ठीक, बाकी क्या शामिल किया गया है तीसरी अनुसूची में? संसद के चुनाव के लिए उम्मीदवार, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता को कहाँ से लिया गया है? तो संसदीय विशेषाधिकार के बारे में पूछा जा रहा है कि इसकी विशेषता को कहाँ से लिया गया है। तो इसको लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से। भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से प्रेरित हैं। कौन कौन सी? संसदीय सरकार, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ कौन कौन सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। वो है संसदीय सरकार, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान में किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भाग 9B जोड़ा गया? क्या जोड़ा गया? भाग 9B। तो संविधान में किस संशोधन के अधिनियम द्वारा जोड़ा गया ये? तो ये जोड़ा गया था हमारा 97वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, जो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 2011 में, इसके अंतर्गत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा गया था, जिसका शीर्षक सहकारी समितियां है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार की सहकारी समितियां बनाने का अधिकार भी दिया गया अनुच्छेद 19 के तहत। साथ ही इसमें सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीतिक निर्देशक तत्वों को भी शामिल किया गया अनुच्छेद 43B के तहत। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रस्तावना में संशोधन के लिए राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया गया था। यह समाजवादी शब्द को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो कौन सा जो है विधेयक पेश किया गया है? तो पेश किया गया था न्याय संगत। ठीक है, न्याय संगत या समाजवादी शब्द को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को अधिकतम अवधि के लिए कितनी होती है? ठीक है, तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है उसकी अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो उसकी अवधि होती है 6 महीने और 6 सप्ताह। कितनी? 6 महीने और 6 सप्ताह। संविधान के अनुच्छेद 123, कौन सा अनुच्छेद? 123 के अंतर्गत
राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, संसद के अवकाश के दौरान राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए प्रत्येक अध्यादेश को संसद की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर उसके सदनों के समक्ष रखा जाना अनिवार्य है। यदि किसी अध्यादेश को दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो यह एक अधिनियम बन जाता है। ठीक है, यदि संसद उस पर कोई कार्यवाही नहीं करती तो संसद की पुनः बैठक से 6 सप्ताह की समाप्ति पर अध्यादेश का संचालन समाप्त हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि संसद द्वारा गैर अनुमोदन के मामले में एक अध्यादेश का अधिकतम जीवन 6 महीने और 6 सप्ताह हो सकता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल होता है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। हमारा पहला कथन है कि अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत किया गया है। अनुच्छेद 143 में, ठीक है, तो पहला कथन हमारा सही है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत किया गया। दूसरा कथन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा सही है कि सर्वोच्च न्यायालय जो सलाह राष्ट्रपति को देता है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से गैर संवैधानिक निकाय हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो इसमें देखते हैं हमारे कौन कौन से गैर संवैधानिक निकाय हैं। तो इसमें हमारे निकाय हो सकते हैं कौन से, केंद्रीय सतर्कता आयोग हो सकता है, ठीक, केंद्रीय सतर्कता आयोग हो सकता है, और लोकपाल और लोकायुक्त हो सकता है। कौन सा, लोकपाल और लोकायुक्त, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो सकता है और लोकपाल एंड लोकायुक्त हो सकते हैं गैर संवैधानिक निकाय। और ये राज्य के महाधिवक्ता कौन होते हैं, संवैधानिक निकाय, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होते हैं। ठीक, याद रखिएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1 और 3। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। ठीक है, सही नहीं है। प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। कारण ये है ना कि किसी प्रश्न में सही है, किसी में सही नहीं है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो कथन दिए रहते हैं वो सारे सही नहीं होते हैं। ठीक, और चलिए पहला कथन है हमारा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ये तो सही है हमारा, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ठीक, अगला है, संसद के मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं। तो दूसरा भी हमारा ऑप्शन सही है कि संसद के जो मनोनीत और निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं। तीसरा है हमारा ऑप्शन, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं। तो तीसरा ऑप्शन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, हालांकि वे उसके चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक, तो दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो महाभियोग में भाग तो नहीं लेते हैं, लेकिन उनकी जो है चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 3। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए संसद को भारत के पूरे क्षेत्र या किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो ये होता है अनुच्छेद 253 के तहत।
अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए संसद को भारत के पूरे क्षेत्र या किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 359 के बारे में सत्य नहीं है, पूछा है। कौन सा अनुच्छेद सत्य नहीं है? अनुच्छेद 359। ठीक, तो कौन सा कथन जो है सही नहीं है पूछ रहा है। तो पहला है हमारा, यह बाहरी आपातकाल के साथ साथ आंतरिक आपातकाल दोनों के मामले में संचालित होता है। ठीक, तो पहला ऑप्शन हमारा सत्य नहीं है। ठीक, अनुच्छेद जो है 359 का विस्तार पूरे देश या उसके एक हिस्से में हो सकता है। ठीक, अगला ऑप्शन है हमारा, इस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 20 और 21 के प्रवर्तन को निलंबित नहीं किया जाता है। तो दूसरा भी गलत है। ठीक है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो अनुच्छेद 20 और 21 होता है उसके प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। ठीक, तीसरा है अनुच्छेद 359 पूरे देश में लागू रहता है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तीसरा सही है। तो हमारे कौन कौन सा सही नहीं है? पहले, दूसरा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, हमारा अंतिम प्रश्न है आज का। ठीक है, 110वां, बाकी 111 से अगले वीडियो में रहेगा। राज्य के लिए महाधिवक्ता के कार्यालय के बारे में प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं? जो राज्य का महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता का कार्यालय होता है, उसके बारे में प्रावधान जो है कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो वो प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 165 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत महाधिवक्ता के कार्यालय संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ठीक, तो ये आज ही हमारे 110 तक प्रश्न हो गए। अगले वीडियो में 111 से लेके 150 तक के प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। ठीक, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आ गया हो, यहाँ तक देख ही लिए हैं तो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।